हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आइए करते हैं एडुटेरिया बीपीएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आरंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो आरंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में जो कथन असत्य है देखते हैं। इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा, बिल्कुल गलत है। इस युग में मानव शिकार करते थे, खाद्य संग्राहक नहीं थे। तो पहला ऑप्शन ही हमारा गलत है, यही उत्तर हो जाएगा। इस युग में विदारणी एक प्रमुख औजार था, बिल्कुल सही है। इस युग का निवास स्थल सोहन घाटी से मिले, बिल्कुल सही है। इस युग में खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था, ये भी सही है। तो पहला ऑप्शन हमारा होगा आंसर। चलिए देख लेते हैं अगला। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का विस्तृत वर्णन किन के ग्रंथ में मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो विजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है यह विशाख दत्त के पुस्तक से मिलता है। तो विशाख दत्त के ग्रंथ का क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। उसके बाद एक और ऑप्शन में दिया हुआ शूद्रक। शूद्रक के पुस्तक का नाम है मृच्छक कटिका। अगला देख लेते हैं। क्या उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए। तो सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी हुए मौर्य का, ये हुए शुंग वंश के शासक। तो पूछा जाएगा शुंग वंश के संस्थापक का नाम, तो पुष्यमित्र शुंग होगा शुंग वंश के संस्थापक का नाम। पाल वंश के संस्थापक हुए गोपाल। वर्धन वंश के संस्थापक हुए पुष्यभूति। कण्व वंश के संस्थापक हुए वासुदेव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों को स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया था। तो शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया था जलालुद्दीन खिलजी। 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ विदेशी यात्री, दूसरी तरफ शासक दिया हुआ है। देखना है कौन से विदेशी यात्री कौन से शासक के शासनकाल में या दरबार में आया था। सबसे पहले देखते हैं, लिखा हुआ है निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी आया था देवराय प्रथम के दरबार में, तो ए का 1 हो जाएगा। दूसरा है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक आया था देवराय द्वितीय के दरबार में, तो बी का 2 हो जाएगा। तीसरा है एडुआर्डो बारबोसा। बारबोसा आया था कृष्णदेव राय के दरबार में, तो सी का 3 हो जाएगा। उसके बाद है फरनाओ नुनीज। फरनाओ नुनीज जो आया था ये आया था अच्युत देव राय के दरबार में, तो डी का 4 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन हमारा 1 2 3 4 हुआ, ए नंबर सही है। अगला देख लेते हैं छठा नंबर क्या है इसमें। एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखते हैं एका आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। दिया 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में आंदोलन का शुरू हुआ था। ये 1919 नहीं, यहाँ 1921 याद रखिए। तो 1921 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में आंदोलन का शुरू हुआ था। तो पहला कथन जी जो है ये सही नहीं है, असत्य है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ए नंबर। उसके बाद और सब दिया हुआ है क्या। किराया साझा करने की प्रथा उन मुद्दों में से एक थी जिसके कारण आंदोलन का शुरुआत हुआ था, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद क्या है। मदारी पासी एका आंदोलन के नेताओं में से एक थे, ये भी सही है। मार्च 1922 तक अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन करने से आंदोलन समाप्त हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं उसके बाद 7वां नंबर क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित करना है। तो सही कालक्रम अनुसार में देखते हैं इसको व्यवस्थित करके। सबसे पहले दिया हुआ है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। दूसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये 1843 ईस्वी में हुआ था। ठीक। उसके बाद देख लेते हैं क्या है मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा 1884 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है क्या बंग भाषा प्रकाशिका। तो बंग भाषा प्रकाशिका हुआ था 1836 ईस्वी में। इस तरह से हमारा देख लेते हैं क्या आ गया 4 2 1 3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, 4 2 1 3। अगला देख लेते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा है, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद दिया हुआ है इस मामले को भारत के मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, ये भी सही है। तो मेरठ षड्यंत्र मामले में निम्नलिखित कथन जो है वो सुन लीजिए एक बार फिर से क्या है। यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा था, ये भी सही है कथन। दूसरा क्या है इस मामले को भारत के मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, दोनों कथन हमारा सत्य है। तो हो जाएगा सी नंबर इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 1929 में खुदाई खिदमतगार
किसने संगठित किया था? तो खुदाई खिदमतगार जो संगठित किए थे ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये हो जाएगा ए इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं 10वां नंबर। इसमें हमको मिलान करना है। ठीक, एक तरफ पद दिया हुआ है, दूसरी तरफ कार्य दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। जो कुपल जो है, कुपल परिवहन प्रधान था, तो हो जाएगा इसका ए का 2 हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है ग्रामणी। ग्रामणी गांव का प्रधान होता था, तो ये हो जाएगा बी का 3। तीसरे तरफ दिया है वाजपति। तो वाजपति चारागाह का प्रधान होता था, तो सी का 1 हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है विशपति। विशपति गांव के समूह का प्रधान होता था, तो ये हो जाएगा डी का 4 हो जाएगा। इस तरह से 2 3 1 4 बी नंबर ऑप्शन में है, यही हमारा सही होगा। अगला देख लेते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमको देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले दिया हुआ है, इधर दिया हुआ अशोक का अभिलेख, और दूसरी तरफ दिया हुआ है उसमें जो क्या विवरण किया गया है, क्या लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड है। सबसे पहले दिया हुआ है प्रथम शिलालेख। प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, बिल्कुल सही है। दूसरा है चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख में भेड़ी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई, बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया हुआ छठा शिलालेख। छठा शिलालेख में दिया हुआ है तीर्थ यात्रियों का उल्लेख। तो छठा शिलालेख में तीर्थ यात्रियों का उल्लेख नहीं है, उसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा के बारे में बताया गया छठा शिलालेख में, तो ये गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी 9वां शिलालेख में शिष्टाचार का उल्लेख किया गया, बिल्कुल सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी नंबर, जो सही सुमेलित नहीं है। तो छठा शिलालेख में लिखा गया है आत्मनियंत्रण की शिक्षा। चलिए देख लेते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक हर्षवर्धन की रचना नहीं मानी जाती है? तो हर्षवर्धन की रचना जो नहीं मानी जाती है वह देख लेते हैं। वह 3 पुस्तक का संस्कृत में रचना किए थे, जिसका की नाम था नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो ये तीनों तो दिख रहा है, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये जो है कथा साहित्यकार सागर, ये जो है ये इसका नहीं है। ठीक, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो है कथा सरित सागर, ये हर्षवर्धन की रचना नहीं है। अगला देख लेते हैं क्या है। मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय जो वहां का शासक था वह था भीम द्वितीय। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले दिया हुआ है दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, शहना ए मंडी बाजार अधीक्षक था, बिल्कुल ये भी सही है। उसका बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक था, ये भी सही है। तो इसमें ऐसा कोई भी कथन नहीं है जो कि गलत है या सही सुमेलित नहीं है, सही सभी सही सुमेलित है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है। विभाजन विरोधी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक महान क्रांतिकारी छलांग को चिन्हित किया। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध के लिए कुछ कदम उठाए। उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। क्या है, विभाजन विरोधी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक महान क्रांतिकारी छलांग को चिन्हित किया। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरोध के लिए कुछ कदम उठाए। उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कथन दिया हुआ है। क्या है, क्रांतिकारियों ने आयरिश एवं रूसी क्रांतिकारियों के तरीकों का अनुसरण किया। तो जो क्रांतिकारी थे वह आयरिश और रूसी क्रांतिकारियों के तरीकों का अनुसरण किया, बिल्कुल सही है। दूसरा है, उन्होंने विदेशी भूमि पर गतिविधि केंद्र स्थापित किए, ये भी सही है। तीसरा है, उन्होंने प्रभावशाली औपनिवेशिक व्यक्तित्वों की हत्या के प्रयास किए, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। इसमें 1 2 3 तीनों कथन सत्य है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 16वां नंबर क्या है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नरमपंथी दिया हुआ है, दूसरी तरफ संबंधित संगठन दिया हुआ है। देख लेते हैं नरमपंथी जो नेता थे और कोई किस संगठन से जुड़े हुए थे वो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो आनंद मोहन बोस जो है यह इंडियन एसोसिएशन से जुड़े थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है क्या, जस्टिस एम जी रानाडे। जस्टिस एम जी रानाडे पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित था, ये भी सही है। तीसरा है जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर जो था मद्रास महाजन सभा से जुड़े हुए थे, ये भी सही है। तीसरा दिया फिरोज शाह मेहता, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था, ये भी सही है। तो इसमें दे रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो जी इसमें सभी सही सुमेलित है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन।
17वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा साम्राज्यवाद के आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से सुनिए, क्या है, आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं क्या क्या कथन है। वे सभी विदेशी पूंजी के बड़े पैमाने का निवेश करते थे, ये गलत है। अगला देख लेते हैं क्या है, कौन है, आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों के साम्राज्यवाद के आर्थिक आलोचना के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं। दूसरा क्या है, उन्होंने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के साधन के रूप में स्वदेशी विचार को लोकप्रिय बनाया, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, उन्होंने किसानों पर कराधान का बोझ हल्का करने के लिए भू राजस्व में कमी लाने हेतु आंदोलन किए, बिल्कुल ये भी सही है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, ठीक है, और उसका दोनों हम सही कथन फिर से बोल देते हैं। क्या है, आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो कथन दिया हुआ है, सबसे पहला कथन दिया हुआ है, वे सभी विदेशी पूंजी के बड़े पैमाने पर निवेश का विरोध करते थे, ये बिल्कुल गलत है, वो विरोध इसका नहीं करते थे। दूसरा क्या है, उन्होंने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के साधन के रूप में स्वदेशी के विचार को लोकप्रिय बनाया, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने किसानों का कराधान का बोझ हल्का करने के लिए भू राजस्व में कमी लाने हेतु आंदोलन किए, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो सही है वह केवल 2 और 3 है, 20 का हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा में हुई उसका निर्वाचित अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो 1944 में जो अखिल भारतीय किसान सभा हुआ जिसका जो विजयवाड़ा में बैठक हुआ तो उसका निर्वाचित अध्यक्ष जो था यह सहजानंद सरस्वती था, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, हो का आयोजन क्या है, हो विद्रोह हुआ था, उसका आयोजन सिंहभूम के अधिग्रहण के खिलाफ किया गया था, बिल्कुल सही है। तो हो विद्रोह जो आयोजन हुआ था यह सिंहभूम के अधिग्रहण के खिलाफ किया गया था। दूसरा है, हो विद्रोह के दौरान कृषि राजस्व नीति का प्रमुख मुद्दा था, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है क्या, मुंडा विद्रोह को साहूकारों और वन ठेकेदारों द्वारा शोषण के विरुद्ध संचालित किया गया था, ये भी सही है। तो इसमें से सभी कथन सत्य है, तो डी हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 20वां नंबर। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से सदस्यों ने संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या है, निम्नलिखित में से कौन से सदस्यों ने संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व किया था। तो अल्पसंख्यक वर्गों का जो प्रतिनिधित्व किया था इसमें कौन सा है, इसमें फ्रैंक एंथनी है, ये अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व किए थे। और दूसरा कौन है, डॉक्टर HP मोदी, ये हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा, यही हमारा उत्तर है बी। अगला देख लेते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में क्या सब दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है सबसे पहले 1935 का भारतीय शासन अधिनियम भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में अंतिम तथा सबसे विस्तृत दस्तावेज था, बिल्कुल सही है ये। दूसरा देख लेते हैं, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी, ये भी सही है। तीसरा नंबर देखते हैं, इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, बिल्कुल सही है ये। चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है, इस अधिनियम द्वारा शासकीय कार्यों को 3 सूचियों में विभक्त किया गया था, जिनमें से संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या 58 थी, बिल्कुल गलत है। इसमें अधिनियम में शासकीय कार्यों को 3 सूची में तो विभक्त किया गया था, लेकिन जो संघ सूची में शामिल विषय की संख्या थी वह 58 नहीं थी, कितने थी, 36 थी। तो इसका चौथा ऑप्शन गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3, डी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं बौद्ध ग्रंथ के संबंध में क्या है निम्नलिखित कथन, क्या है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है, पाली भाषा कन्नौज या उत्तरी बिहार में बोली जाती थी,
बिल्कुल गलत है। कन्नौज में ये नहीं बोली जाती थी, यह मगध एरिया में बोला जाता था और उत्तरी बिहार नहीं, दक्षिणी बिहार में बोला जाता था। दूसरा कथन असत्य है। तीसरा देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कहलाती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 और 3 ये दोनों सही है, सी नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जैनुल आबिदीन की उपलब्धियों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देख लेते हैं जैनुल आबदीन की उपलब्धियों में जो कथन सत्य नहीं है उसके बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं, उसे बादशाह कहा जाता था, बिल्कुल सही है। उसके बाद देख लेते हैं, क्या है, उसने लद्दाख पर मंगोल हमले को नाकाम किया था, ये भी सही है। उसने लद्दाख पर मंगोल हमले को नाकाम किया था। तीसरा है, वह तिब्बत एक खुर्द को नहीं जीत पाया था। ठीक है, तो वह तिब्बत एक खुर्द को नहीं जीत पाया था, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, वह किसको जीत पाया था, वह बाल्टिस्तान एरिया में पड़ता है तिब्बत एक खुर्द, उसको जीत पाया था, यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो यही कथन सत्य नहीं है। उसके अंदर उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो वह तिब्बत एक खुर्द को जीत पाया था, ठीक है, जो बाल्टिस्तान एरिया में पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी इसका जो सही नहीं है कथन उत्तर में। चलिए अगला देख लेते हैं 24वां नंबर। क्या अस्थायी बंदोबस्त के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई थी। तो अस्थायी बंदोबस्त के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई थी, देख लेते हैं क्या सब था। कंपनी ने जो राजस्व तय किया वह इतना अधिक था कि उसको चुकाने में जमींदारों की बहुत परेशानी होती थी, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, जो जमींदार राजस्व चुकाने में असमर्थ हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, ये भी कथन सत्य है। उसके बाद क्या है, इस व्यवस्था से जमींदारों की स्थिति में तो सुधार आया किंतु कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन उपरयुक्त में सभी। ठीक है, ये सभी जो है परेशानी या समस्या उत्पन्न हुई, कुछ किसान के लिए तो कुछ सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है कंपनी के लिए। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है, खुर्दा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देख लेते हैं खुर्दा विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले दिया हुआ है, यह विद्रोह 1790 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल गलत है। यह विद्रोह 1817 में ईस्वी में हुआ था, तो पहला ऑप्शन गलत है हमारा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था, बिल्कुल सही है। इसका नेतृत्व जो खुर्दा विद्रोह होता है इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था। दूसरा है, पाइका ने थाने और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया था, ये भी सही है। उसके बाद देख लेते हैं, इस विद्रोह में रैयत एवं जमींदार दोनों शामिल हुए थे, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन 2, 3 और 4 हो जाएगा, बी सही है। अगला देख लेते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, बी आर अम्बेडकर को भारत में दलित आंदोलनों का जनक माना जाता है, उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखना है कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहले देख लेते हैं, उनका जन्म एक महार परिवार में हुआ था, बिल्कुल सही है। दूसरा है, वर्ष 1931 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन का शुरू किया था, नहीं, वर्ष 1931 में नहीं किया था, वह वर्ष 1927 में वह आंदोलन चलाया था, मंदिर मंदिर प्रवेश आंदोलन। तो दूसरा कथन जो है यही असत्य है। ठीक है, वे हिंदू धर्म में समानता और जातिवाद को अनुपस्थिति को लागू करना चाहते थे, बिल्कुल सही है। वह हिंदू धर्म में समानता और जातिवाद की अनुपस्थिति को लागू करना चाहते थे, तो इसमें हो जाएगा इसका जो असत्य कथन है बी नंबर, जहाँ 1931 में वह कर रहा है मंदिर प्रवेश का आंदोलन शुरू किया था, तो 1931 नहीं 1927 में शुरू किया था, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए। तो स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन हुए वह देख लेते हैं, अनेक कपड़ा मिलें, साबुन और माचिस के कारखाने, हैंडलूम के उद्यम तथा राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियां खुली, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी काव्य गद्य और पत्रकारिता का विकास हुआ, ये भी सही है। राष्ट्रवादी काव्य का, गद्य का और पत्रकारिता का विकास हुआ स्वदेशी आंदोलन के फल परिणाम स्वरूप में। अगला देखते हैं, 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, ये भी सही है। तो प्रयुक्त में से सभी हो जाएगा उत्तर। अगला देख लेते हैं 28वां नंबर। क्या है, गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये देखना है। देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य है। तो क्या है, गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में जो कथन असत्य है देखते हैं। क्या है, सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीति बंदियों की रिहा करने पर सहमत हो गई, बिल्कुल गलत है।
ये सही नहीं है, ये असत्य कथन है। मतलब सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत नहीं हुई। जो अहिंसक थे उस पे नहीं हुई, बाकी जो हिंसक थे उस पे नहीं हुई, अहिंसक को रिहा करने के लिए तैयार हो गए थे। अगला है, इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब दुकानों पर धरना देने वाले अधिकारों को समाप्त कर दिया। बिल्कुल गलत है, ये भी सही नहीं है, असत्य है। तो इस तरह से इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों कथन असत्य है। अगला देख लेते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जवाहरलाल नेहरू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नेहरू लीग अगेंस्ट इंपेरियलिज्म की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, उन्होंने 1927 का अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत किया था। वह अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत नहीं किया था 1927 का, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें केवल एक जो है कथन सत्य है। दूसरा देख लेते हैं क्या, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन में लाए गए सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन में लाए गए सुधार में के संबंध में जो कथन है वो देखते हैं। क्या है, प्रांत को निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था 1882 ईस्वी में समाप्त कर दी गई। ये सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 में लॉर्ड मायो ने उठाया था। ये भी सही है। तो इसमें क्या कर रहा है, उपर्युक्त में कौन सा कथन असत्य है? कोई भी असत्य नहीं है, दोनों सही है। डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। 31वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? तो मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन देख लेते हैं। क्या है, किसी व्यक्ति से प्राप्त समस्त अधिकार, तो समस्त अधिकार किसी को मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार, ये भी गलत है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। ये जो संविधान के द्वारा दिया गया है अधिकार वही सही है और यही सबसे सटीक वर्णन है, तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण और ऐसे क्षेत्रों के निवासियों की आदिम जीवन पद्धति की रक्षा करने हेतु किन राज्यों के संबंध राज्यपालों को स्वविवेकाधिकार प्रदान किए गए हैं? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। क्या है, जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण और ऐसे क्षेत्रों के निवासियों की आदिम जीवन पद्धति की रक्षा करने हेतु किन राज्यों ने संबंध राज्यपालों को स्वविवेकाधिकार प्रदान किया है? तो यह सभी है, इसमें सिक्किम हो जाएगा, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी को के राज्यपालों को स्वविवेकाधिकार, ठीक है, प्रदान किए हैं इसके संबंध में। तो ये सभी हो जाएगा 1 2 3 4 5 डी नंबर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, 33वां नंबर क्या है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार। क्या है, पंचायत अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए हैं? तो पंचायत अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से जो शक्तियां प्रदान की गई है वह देख लेते हैं। क्या है, ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, शराब के उत्पादन, आसवन, क्या है, शराब के उत्पादन, आसवन और निषेध को नियंत्रित करने का अधिकार, ये भी सही है। तीसरा, स्थानीय विवादों का समाधान करने का अधिकार, ये भी सही है। तो 1 2 और 3 ये तीनों कथन जो है सत्य है। अगला देख लेते हैं 34वां नंबर। 34वां क्या है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है किस तरह से, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसके परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है निर्वाचन आयुक्त को। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन। 35वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या विचार के लक्षण दृष्टिगोचर नहीं है? फिर से देखिएगा क्वेश्चन क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या विचार के लक्षण दृष्टिगोचर नहीं है? तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले सामाजिक सिद्धांत, ये दृष्टिगोचर है। ठीक है, दूसरा क्या है, गांधीवादी सिद्धांत, ये भी है हमारे डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्या है, उदारवादी सिद्धांत, ये भी नीति निर्देशक तत्व में है। साम्यवादी सिद्धांत ये नहीं है, तो हमारा उत्तर जो होगा यही डी नंबर हो जाएगा, मतलब केवल 4। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 34वां नंबर। क्या निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ये देख लेते हैं कौन सा मौलिक कर्तव्य। सबसे पहले दिया हुआ है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, तो ये तो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो आर्टिकल 50 में दिया हुआ है।
ठीक है। दूसरा दिया हुआ है हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। यही है मौलिक कर्तव्य हम लोग का है, जो हमारी मिली-जुली संस्कृति और समृद्ध विरासत है उसको संरक्षित करना है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। बच्चों की निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा, ये डीपीएसपी में भी आ जाता है और फंडामेंटल राइट में भी आ जाता है। उसके बाद है छुआछूत और परंपरागत छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में आ जाता है। तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में क्या क्या कथन दिया हुआ है। क्या है, यह केंद्रीय प्रशासन से संबंधित सभी नीतिगत निर्णय लेती है, बिल्कुल सही है। अगला क्या है, यह सभी नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन की देखरेख करती है, ये भी सही है। यह विधेयकों का निर्माण कर संसद के दोनों सदनों में उन्हें पारित करवाने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी सही है। तो इसमें से उपर्युक्त में से 1 2 3 तीनों सत्य है। अगला देख लेते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है। लोकसभा 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष जो स्पीकर होते हैं उसका चुनाव किया जाता है। किसके द्वारा चुनाव किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। जो स्पीकर हैं लोकसभा के अध्यक्ष हैं उसका चुनाव किया जाता है। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं, देखते हैं महान्यायवादी से रिलेटेड। सबसे पहले देखते हैं महान्यायवादी का जो अनुच्छेद है, यह 76 नंबर अनुच्छेद में दिया गया है। क्या है, लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल भाग ले सकता है। दूसरा है, लोकसभा के किसी समिति या सदस्य हो सकता है, ये भी सदस्य हो सकता है, किसी में जा सकता है। लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, तो मतदान करने का अधिकार महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को नहीं है। तो ये जो है चौथा ऑप्शन ये गलत है, केवल 1 2 और 3 यही सत्य है। ठीक है, तो सी हो जाएगा उत्तर। अगला देख लेते हैं 93वां संविधान संशोधन निम्न में किससे संबंधित है। तो 93वां संविधान संशोधन जो संबंधित था यह पिछड़े वर्ग के छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण से है। तो ये दिया हुआ है सी नंबर ऑप्शन में, यही होगा उत्तर। चलिए देखते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत जो है अप्रत्यक्ष स्रोतों में शामिल है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अप्रत्यक्ष स्रोतों में शामिल है। तो यह उल्कापिंड है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। उसके गुरुत्वाकर्षण है, ये भी है। भूकंपीय तरंग है, ये सभी है। ठीक है, 1 2 3 4 तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 42वां नंबर। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है, दक्कन ट्रैप के शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्वार परिणाम है। तो देख लेते हैं क्या है, दक्कन ट्रैप के शैल समूह के किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्वार का परिणाम है। तो यह है बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी का। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से कौन सी श्रेणियां पाई जाती है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो श्रेणियां पाई जाती है, तो वृहद हिमालय पाई जाती है, पूर्वांचल पहाड़ियां पाई जाती है, ठीक है, शिवालिक पाई जाती है। ये सब हिमालय पर्वत श्रृंखला का पार्ट है 1 2 और 3 का। बाकी गारो पहाड़ियां जो है यह प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं खासी जो है, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है, पार्ट है। बाकी महादेव पहाड़ियां जो ये सतपुरा श्रेणी का है। ठीक है, तो 1 2 3 ये हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 44वां नंबर क्या है, हिमालयी नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या है, हिमालयी नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार के आकृति का निर्माण नहीं करती है। तो ये जो आकृति का निर्माण नहीं करती है, देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गोखुर झील, इसका तो निर्माण करती है। विसर्प का भी निर्माण करती है, गुम्फित वहिकाएं का भी निर्माण करती है। तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसका वो निर्माण नहीं करती है, ये सभी का निर्माण करती है। तो डी उत्तर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत के जो क्षेत्र में पाई जाती है वह पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन क्या है,
भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो भारत के जो क्षेत्र है जहाँ वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है वह है महाराष्ट्र। ये हो जाएगा आपका सी नंबर उत्तर। अगला देख लेते हैं 47वां नंबर क्या है? भारत में आने वाले भूकंपों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में आने वाले भूकंप के संबंध में जो कथन सही नहीं है वह देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ लातूर के भूकंप का कारण जलाशय जनित चट्टानी दरार थी, तो ये कथन सही नहीं है। इसमें दिया हुआ भारतीय प्लेट का खिसकना जो है इसके चट्टानी दरार का कारण है, तो ये बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं सबसे पहले तो लातूर की भूकंप वर्ष 1993 में आया था। यह क्षेत्र प्रायः भूकंप मुक्त है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है ये कथन सत्य है, ए नंबर। दूसरा जो है लातूर में भूकंप के कारण जलाशय जनित चट्टानी दरार थी, बिल्कुल नहीं। लातूर में जो भूकंप का कारण था वो भारतीय प्लेट का खिसकाना था, तो ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। दूसरा देखते हैं कोयना बांध क्षेत्र के भूकंप का कारण भारतीय प्लेट का खिसकाना था, नहीं। कोयना बांध के जो क्षेत्र का भूकंप का कारण था यह दबाव और असंतुलित स्थिति के वजह से हुआ था, तो बी और सी हमारा उत्तर होगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सूर्य ताप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है। सबसे पहले दिया हुआ है उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। अगला है क्या है? उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? समान अक्षांश पर स्थिति होने के बावजूद महाद्वीपीय भाग महासागरीय भाग की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्त करते हैं, तो ये भी सही है। उसके बाद क्या है? शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है, ये कथन असत्य है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। जो कथन सही नहीं है यही बोल रहा था। चलिए देखते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? तो जो कारक है महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह है महासागरीय धाराएं। उसके बाद क्या है? देशांतर तो नहीं हो सकता है, देशांतर नहीं होगा। उसके बाद क्या है? सनातन पवने, ये होगा। उसके बाद स्थल एवं जल का असमान वितरण, ये भी हो जाएगा। तो 1, 3 और 4 हो जाएगा, जिसमें जो ये है बी नंबर 2 नंबर नहीं होगा। तो देख लेते हैं सी नंबर ऑप्शन दिया 1, 3, 4, ये सभी जो है महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। चलिए अगला देख लेते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय मानसून के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय मानसून में देख लेते हैं क्या भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा पर अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ विषुवतीय जेट स्ट्रीम प्रभाव होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद सूर्य के उत्तरायण होने के कारण तिब्बत के पठार के ऊपर वायु गर्म होती है, ये मानसून का कोई वजह नहीं है। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में भारतीय प्रायद्वीप पर भूमध्य सागरीय जेट धाराओं का प्रभाव होता है, ये भी मानसून का कोई विषय नहीं है भारतीय मानसून का, तो इसमें हो जाएगा केवल एक। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 51वां नंबर क्या है? शील्ड ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा क्या है? क्वेश्चन है शील्ड ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य होता है। क्या यह ज्वालामुखी बेसाल्ट से निर्मित होता है? बिल्कुल सत्य है। क्या हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है? बिल्कुल सही है। क्या कहता है? यह ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होता है? बिल्कुल नहीं, यह ज्वालामुखी अधिक तरल होता है, तो ये हमारा असत्य कथन सी नंबर, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 52वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं विचार करके क्या है? अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। क्या है? अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है, ये भी सही है। तो दोनों 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहले देख लेते हैं हिमाचल हिमालय के महत्वपूर्ण स्थलाकृति शिवालिक और दून है, बिल्कुल है, सही है। क्या है? हिमाचल हिमालय की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां शिवालिक और दून है, सही है। दूसरा है बृहद हिमालय की घाटियां में
भोटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं, ये भी सही है। क्या ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, ये भी सही है। तीसरा उसके बाद दिया हुआ है फूलों की घाटी हिमाचल हिमालय में स्थित है, नहीं, फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड में, तो ये कथन असत्य है, डी नंबर होगा। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। चलिए अगला देख लेते हैं 54वां नंबर क्वेश्चन। 54वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं क्या क्या कथन दिया हुआ है। क्या हिमालयी क्षेत्र के नदियों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा और ये अपना मार्ग बदलती है? बिल्कुल सही है, जो हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं वो टेढ़ा मेढ़ा होती है और अपना मार्ग बदलती है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। कोशी नदी पर्वतों के ऊपर भाग से भारी मात्रा में अवसाद लाकर अपना मार्ग अवरुद्ध करती है, बिल्कुल सही है ये भी। क्या कोशी नदी मैदानी भाग में सर्पाकार रूप में प्रवाहित होती है? ये भी सही है, मतलब टेढ़े मेढ़े चलती है। तो इसमें से सभी कथन जो है सही है, तो इसका डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित झीलों में कौन सी लेगुन झील है? तो देख लेते हैं कौन सी लेगुन झील है। तो चिल्का झील लेगुन झील है, ठीक है, जो समुद्र के बगल में बनता है वह झील को लेगुन झील कहते हैं। ठीक, पुलिकट झील भी लेगुन झील है, कोलेरूट झील लेगुन झील है। तो ये सभी 1, 3 और 4 जो है यह लेगुन झील है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी वुलर झील हो सॉरी वुलर झील जो है यह लेगुन झील नहीं है। अब देख लेते हैं कौन सा झील कहाँ पर है। चिल्का झील जो है यह उड़ीसा में है। पुलिकट झील जो है यह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों जगह है। कोलेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश में है और वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में है। तो लेगुन झील इसमें जो है चिल्का झील है, पुलिकट झील है और केलूर झील कोलेरू झील है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। 56वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट क्या है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो जारी की जाती है ये जारी की जाती है IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अगला देख लेते हैं 57वां नंबर क्वेश्चन क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों के लिए बॉटम ऑफ दृष्टिकोण के संदर्भित करता है। क्वेश्चन फिर से मतलब कथन फिर से सुनिएगा। क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों के लिए बॉटम ऑफ दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, ये बिल्कुल सही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए क्या है? मुद्रास्फीति और विकास की गतिशीलता को समझना व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, बिल्कुल नहीं, दूसरा कथन असत्य है। इसका सिर्फ एक कथन जो सही है वह ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद या GDP गणना की विधि नहीं है? तो जो GDP की गणना की विधि नहीं है, सकल घरेलू उत्पाद की विधि गणना की विधि नहीं है, वह जो है इसमें कौन सा नहीं है? यहाँ दिया हुआ है ह्रासमान लागत विधि, यही इसका गणना की विधि नहीं है। बाकी उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये सभी GDP के गणना की विधि है। तो ह्रासमान लागत विधि जो है यह नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्या है? चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था पर जो देखते हैं कौन कौन सा कथन दिया हुआ है। क्या है? चक्रीय अर्थव्यवस्था मतलब सर्कुलर इकोनॉमी उच्च संसाधन, कार्य दक्षता और कम अपशिष्ट एवं बर्बादी की नेतृत्व करती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया हुआ है इसमें हर चीज का पुनः उपयोग, पुनः निर्माण या विनीकरण क्या है? पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा फिर से सुनिएगा। इसमें हर चीज का पुनः उपयोग, पुनः निर्माण या पुनः नवीनीकरण किया जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। क्या है? इंडियन प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च करने वाला भारत का पहला एशियाई देश है। क्या इंडियन प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च करने वाला भारत पहला एशियाई देश है जिसके लक्ष्य 2030 तक प्लास्टिक के लिए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी की ओर परिवर्तित करने में व्यवसायों को सक्षम बनाना है, बिल्कुल सही है। 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य होगा, ठीक है, चक्रीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। चलिए अगला देख लेते हैं 60वां नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन से कथन सत्य है, ये देखना है। थोड़ा लंबा लंबा है, ध्यान से सुनिएगा। क्या है? इस योजना के तहत महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अल्पकालिक कौशल कार्यक्रमों के भीतर ऑन द जॉब ट्रेनिंग OJI को एकीकृत किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशिक्षुओं को वास्तविक कार्य का अनुभव और उद्योग का अनुभव प्राप्त हो। चलिए अगला देखते हैं क्या है पॉइंट। ये कथन सत्य है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। दूसरा क्या है, उद्योग जगत की बदलती मांगों और नए युग की तकनीक के आगमन के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए एआई, 5G तकनीक, साइबर सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, उसके बाद ड्रोन तकनीक पर आधारित 400 से अधिक नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जो उभरती प्रतियोगियों और भविष्य के कौशल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ये दोनों कथन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के लिए सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या है, दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, क्या है, दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय के संबंध में हमको देखना है। क्या है, नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मूल्य के बराबर होगी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक राष्ट्रीय आय की सिर्फ वो नागरिक द्वारा ही उत्पादित नहीं हो सकती है। दूसरा क्या है, कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी, ये भी नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, दूसरा क्या है, सभी व्यक्तियों की व्यक्ति आय का योग के बराबर होगी, ये भी नहीं होगा। क्या है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी, यही होगा। जो उत्पादित वस्तु होगा, क्या है, उत्पादित अंतिम वस्तु मतलब टोटल वस्तु जो होगा और उसके सेवा के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगा किसी देश की राष्ट्रीय आय। इसका डी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं पंचवर्षीय योजना के कथन में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पंचवर्षीय योजना वर्ष 2017 तक के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना अवधि प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का ही उल्लेख नहीं होता था, बल्कि उनमें आगामी 20 वर्ष में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख होता था। बिल्कुल सही है। फिर से सुनिएगा कथन को। क्या है, पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2017 तक के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का ही उल्लेख नहीं होता था, बल्कि उनमें आगामी 20 वर्ष में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख होता था। बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं। क्या है, इस दीर्घकालिक योजना को परिप्रेक्षात्मक योजना कहा जाता था, ये भी सही है। उसका तीसरा ऑप्शन क्या है, भारत की पंचवर्षीय योजना में इसका उल्लेख होता था कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का उत्पादन कितना किया जाएगा, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन जो है ये कथन सत्य नहीं है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 63वां नंबर क्वेश्चन। 63वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सरकारी विधियों की सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों ने वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करने के प्रयास किए हैं। इनमें से एक विधि का निर्माण भारतीय मूल के अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने किया है, जिसे सेन सूचकांक के नाम दिया जाता है। इस सूचकांक का संबंध सामाजिक सक्रिया में आकलन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। ठीक है, क्या है, सरकारी विधियों के सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों ने वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करने के प्रयास किए। इनमें से एक विधि का निर्माण भारतीय मूल के अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने किया, जिसे सेन सूचकांक नाम दिया जाता है। इस सूचकांक का संबंध किस सामाजिक संक्रिया के आकलन के लिए किया जाता है। तो ये जो किया जाता है निर्धनता के आकलन के लिए किया जाता है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 64वां नंबर क्वेश्चन। 64वां नंबर क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो हमको देखना है औद्योगिक नीति का प्रस्ताव 1956 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसमें पहला कथन दिया हुआ है, इसका लक्ष्य भारी उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करना था, ये बिल्कुल सत्य कथन है। अगला है, इसके अंतर्गत उद्योगों, क्या है, इसके अंतर्गत उद्योगों के 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, ये भी सही है। इसके अंतर्गत नए उद्योगों को अनुमति उस समय तक नहीं दी जाती थी जब तक वह सरकार से लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेता था, ये भी कथन सत्य है। चौथा क्या है, आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लाए जाने वाले उद्योगों को लाइसेंस प्राप्त करना कठिन था, बिल्कुल ये कथन गलत है। क्या है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े क्षेत्र में लगाए गए जाने वाले उद्योग था उसको लाइसेंस प्राप्त करना कठिन नहीं था, वहां भी आसानी से वह लाइसेंस प्राप्त कर सकते थे। तो ये डी नंबर ऑप्शन जो है ये असत्य है, यही सही होगा। अगला देख लेते हैं। क्या चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए
MRI में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो जो MRI में उपयोग नहीं किया जाता है वो एक्स किरण का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो MRI में एक्स किरण का, एक्सरे का उपयोग नहीं किया जाता है। देखते हैं 66वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो इसका द्रव्यमान जो लगभग बराबर होता है यह हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखना है कौन से कथन सही है। क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में द्रव्य सोडियम शीतलक के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसमें देखना है कौन सा कथन सही है, ये देखना है। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है, नाभिकीय रिएक्टर में द्रव्य सोडियम शीतलक के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। अगला देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, ये कथन सत्य है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 68वां नंबर क्वेश्चन क्या है? विषाणु सजीव एवं निर्जीव मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी हैं, क्योंकि ये बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। तो यही उसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला देख लेते हैं 69वां नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश सरल रेखीय पथ पर गति करता है, यदि इसके पथ में अपारदर्शी छोटी वस्तु रखी हो तो यह किनारों पर मुड़ जाती है, तब इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तब इस प्रभाव कहते हैं प्रकाश विवर्तन। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 70वां नंबर क्वेश्चन क्या है? व्यवसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं व्यवसायिक मोटर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इनमें विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं, बिल्कुल सही है, विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। इनमें कुंडली को गर्म लौह क्रोट पर लपेटा जाता है, ये भी सही है। अगला क्या है? इनकी शक्ति अधिक होती है, ये भी सही है। चौथा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, मतलब सभी सही है, तो डी होगा ही। अगला देख लेते हैं 71वां नंबर क्वेश्चन। 71वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण है? तो क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण है ये निम्नलिखित आयनन ऊर्जा देती है, तो ये हो जाएगा ए नंबर इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या? निम्नलिखित को सुमेलित करना है, एक तरफ गुण दिया हुआ है, दूसरी तरफ अधातु दिया हुआ है। देखते हैं कौन सा गुण किस अधातु का है। सबसे पहले दिया हुआ है सबसे हल्का आध्यात्मिक तत्व जो है, तो यह है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है द्रव आध्यात्मिक तत्व, तो द्रव आध्यात्मिक तत्व जो है यह क्या है? सिल्वर है, तो ये हो जाएगा इसका, सॉरी ब्रोमीन है। क्या है? द्रव और धात्विक तत्व जो है यह ब्रोमीन है, तो हो जाएगा बी का 4। उसके देखते हैं अधातु जिसमें चमक होती है, तो अधातु जिसमें चमक होती है वह है आयोडीन, तो सी का हो जाएगा 1। उसके देख रहे हैं अधातु जो विद्युत में सर्वश्रेष्ठ चालक हो वह हो जाता है ग्रेफाइट, तो ये हो जाएगा 2। 3 4 1 2 देखते हैं ऑप्शन नंबर किसमें है? डी में है, यही सही होगा। आइए करते हैं 74वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किस आधार पर एक कोषीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है? तो इसमें केंद्रक की संरचना के आधार पर अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य और राइजोबियम का मोनेरा जगत का सदस्य माना गया है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है? निम्नलिखित में से रुधिर की संरचना के संदर्भ में असत्य कथन चयन करें। तो रुधिर की संरचना में असत्य कथन क्या है? रुधिर दो घटकों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा जो 60% होता है और कोशिकाएं जो होता है वह 40%, बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा है रुधिर के लाल होने के कारण आरबीसी में जो उपस्थित हीम होता है, लौह युक्त या हेम युक्त प्रोटीन, इसकी वजह से रुधिर लाल होता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं रुधिर में सर्वाधिक संख्या आरबीसी पाई जाती है जिनका जीवन काल 3 माह तक होता है, तो ये कथन असत्य है। 3 माह नहीं 4 माह तक होता है, लगभग 120 दिन। तो असत्य कथन यही 3 नंबर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 3। चलिए अगला देख लेते हैं 76वां नंबर क्वेश्चन क्या है? जीवों के विकास, ठीक है, इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो जीवों के विकास के संदर्भ में जो अनुक्रम सही है इसमें सबसे पहला सैलामेडर, उसके बाद अजगर है, फिर कंगारू है, तो ये सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद शरीर में श्वसन वर्णक है, तो शरीर में जो श्वसन वर्णक है वह है हीमोग्लोबिन, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। अगला 78वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 78वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो हमको देखना है असत्य कथन।
क्या दिया हुआ है, डॉक्टरी थर्मामीटर का परास 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रयोगशाला तापमापी का परास प्रायः -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग मानव शरीर के ताप मापने के लिए किया जाता है, बिल्कुल ये गलत है। अगला क्या है, डिजिटल थर्मामीटर में पारे का उपयोग नहीं किया जाता है, ये भी सही। तो असत्य कथन सी है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला 79वां नंबर देख लेते हैं कि क्या है, किसी सरल लोलक या कमानी से लटकते हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है, किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलक प्रणोदित कहलाते हैं जब बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। तो क्या है, किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलक प्रणोदित कहलाते हैं जब बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है, तो ये 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो किसी जलीय विलयन का क्वथनांक जल के क्वथनांक से अधिक होता है, बिल्कुल ये सही है। उसके किसी विलयन में विलयों के योग इसका जल विभव बढ़ जाता है, यही गलत है, उसमें जल विभव क्यों बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा क्या है, किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल से वाष्प दाब की तुलना में निम्नलिखित होती है, ये सही है। क्या है, किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्नलिखित होता है। क्या है, जब किसी विलयन को एक अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो कथन सही नहीं है वह है बी नंबर, यही हमारा उत्तर होगा। कह रहा है क्या, जो असत्य कथन है, किसी विलयन में विलयों के योग इसका जल विभव बढ़ जाता है, जल विभव नहीं बढ़ता है। चलिए देख लेते हैं 81वां नंबर क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का समूह है। तो जो पौधे में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का जो समूह है वह कौन सा है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये होगा ए इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है वह देखते हैं, थायमिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, राइबोफ्लेविन ये भी विटामिन बी है, और फोलिक एसिड ये भी विटामिन बी है कॉम्प्लेक्स का, और स्कॉर्बिक एसिड जो दिया हुआ है यह विटामिन सी का दिया हुआ है। तो ये जो है ये नहीं है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 4। चलिए अगला देख लेते हैं 83वां नंबर क्वेश्चन। 83वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ क्या दिया हुआ है, खोज दिया हुआ है, दूसरी तरफ ठीक है साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है या उससे रिलेटेड और सब चीज दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है राइबोसोम की खोज। तो राइबोसोम की खोज पैलेट किया था, तो ए का 3 हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे रिचर्ड अल्टमैन, ये हो जाएगा बी का 4। ठीक है, उसके बाद केंद्रिका की खोज कौन किया था, केंद्रिका की खोज किया था फेलिन फोंटाना, ये हो जाएगा 1 नंबर सी का 1। ठीक है, उसके बाद है कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन, तो कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था स्लाइडन एंड स्वान किया था, 2 हो जाएगा डी का। 3 4 1 2 इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए देख लेते हैं उसके बाद 84वां नंबर क्वेश्चन। 84वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। तो देख लेते हैं, सबसे पहले खसरा रोग दिया हुआ है। तो खसरा रोग जो है यह मोबेली वायरस से होता है या फिर पैरामिक्सो वायरस से होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है पीत ज्वर, यह ऑर्थीमिक्सो वायरस दिया हुआ है, ये गलत है। उसके दिया हर्पीज रोग, तो हर्पीज रोग अरबो वायरस से नहीं हर्पीज वायरस से ही होता है, तो इसमें सिर्फ एक वाला सही है, केवल एक ऑप्शन, तो इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 85वां नंबर क्वेश्चन। 85वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 85वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें देखना है कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहले दिया हुआ है रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ये सही है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, पौधे की चौड़ाई में वृद्धि एब्सिसिक अम्ल से होता है, ये गलत है, पौधे की चौड़ाई में एब्सिसिक अम्ल से नहीं होता है। तीसरा दिया हुआ है क्या, संघ कॉर्डेटा के जंतुओं में पूर्ण विकसित मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। उपर्युक्त में से एक से अधिक नहीं, तो इसका बी नंबर जो है ऑप्शन यही सही होगा, जिसमें दिया हुआ है पौधे की चौड़ाई में वृद्धि एब्सिसिक अम्ल द्वारा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देख लेते हैं 86वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कोहनी एवं घुटने के
की संधि निम्नलिखित में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है? तो कोहनी एवं घुटने की संधि जो है यह किस अस्थि संधि का उदाहरण है? यह है हिंज संधि का, तो हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला देखते हैं 87वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो पीने के पानी को शुद्ध करने में लाई जाती है जो गैस है वह है क्लोरीन, बी इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्या है? चालक की प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो चालक की प्रतिरोध जो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की परिच्छेद का क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है, चालक के तापक्रम पे भी निर्भर करता है। उपयुक्त में से सभी ये डी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं 89 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो हमको देखना जो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है वह है टाइटेनियम, इसका ए उत्तर हो जाएगा। उसका देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, इस सब के लिए। ये ऑप्शन में दिया हुआ है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं 91 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? जो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर देख लेते हैं क्या है? केंद्रीय रिक्तिका सेंट्रल वैक्यूल जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? तो केंद्रीय रिक्तिका जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका जो कार्य है यह पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करती है, तो ये ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 93वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ट्रिपोनोसोमा क्या है? ट्रिपोनोसोमा प्रोटोजोआ जो निद्रालु व्याधि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी की वजह है, किस प्रकार के प्रोटोजोआ हैं? जो स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी की वजह है ट्रिपोनोसोमा प्रोटोजोआ, ठीक है। तो यह है कासावी प्रोटोजोआ, तो ये हो जाएगा सी नंबर इसका उत्तर, कसावी प्रोटोजोआ। उसके बाद देख लेते हैं क्या है? हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं के उत्पन्न करने वाले पद है। तो हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं के उत्पन्न करने वाले जो पद है वह है क्रेब्स चक्र, ये हो जाएगा बी इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है? वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किए थे सबाकमी। अब पूछा जाएगा पहले बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन किए थे? तो महाकश्यप किए थे, द्वितीय के सबाकमी किए थे, तीसरे के मोगलिपुत्तिसस किए थे और चौथे के वसुमित्र किए थे। पहले किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के शासनकाल में और चौथा कनिष्क के शासनकाल में। पहला राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवल कश्मीर में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय का उद्भव हुआ था? तो दिगंबर संप्रदाय का उद्भव हुआ था भद्रबाहु के समय में, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश द्वारा बिहार पर कब आक्रमण किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा बिहार पर आक्रमण किया गया था 1225 ईस्वी में, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है? सुशासन के कार्यक्रम के किसके तहत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 को लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दी? क्वेश्चन फिर से सुनिए क्या है? सुशासन के कार्यक्रम के किसके तहत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 को लागू करने के लिए कैबिनेट में ने मंजूरी दी थी? यह 2020 से 25 के कार्यक्रम में, तो ये सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रमंडल का किशोरवे मतलब एडोलसेंस लिंग अनुपात राज्य औसत से अधिक है? तो ये कौन सा है? तो सारण का जो है ये किशोरव्य मतलब एडोलसेंस कह सकते हैं, या फिर जो कहते हैं रीचिंग एज जो होता है यंग होने का, वह लिंग अनुपात औसत अधिक है, तो यह किसका है? सारण का है। चलिए अगला देखते हैं 100वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा नहीं कराया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा जो नहीं करवाया गया था, इसमें देख लें बंगाल से सिंह रोड ये करवाया गया है, आगरा से बुरहानपुर ये भी कराया गया है, आगरा से चित्तौड़ ये भी करवाया गया है। तो उपर्युक्त में ऐसा कोई नहीं है जिस रोड का निर्माण शेरशाह ने नहीं करवाया है, तो ये डी हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और ग्रैंड ट्रंक रोड भी याद रखिएगा, वह भी शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला देख लेते हैं 101वां नंबर क्या है? अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया? तो अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित किया गया है यह 1620 ईस्वी में किया गया था, बी इसका उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर देखते हैं। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह तत्कालीन बिहार के किन क्षेत्रों में देखा गया था? तत्कालीन विद्रोह जो देखा गया था यह रोहिणी में देखा गया था, ए इसका उत्तर होगा।
अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 103वां नंबर क्या है, कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई? तो ये मेची नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 104वां नंबर क्वेश्चन। 104वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार के मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? तो जो उत्तर बिहार के मैदान में प्रवाहित नहीं होती है वह है पुनपुन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के शहरों का पहचान करें। तो इसमें दिया हुआ है कुछ बिहार के शहर दिए हुए हैं जो स्मार्ट सिटी में स्मार्ट सिटी मिशन में मतलब उसको रखा गया था। तो देख लेते हैं कौन सा है, पटना है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ, ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, लुप्त प्राय प्रजाति काला हिरण बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो लुप्त प्राय प्रजाति काला हिरण बिहार के बक्सर, भोजपुर, कैमूर उपर्युक्त में से सभी में पाया जाता है। ठीक है, 107वां देख लेते हैं क्या है, बिहार के भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिहार के भूगर्भीय संरचना के देख लेते हैं क्या सब है। सबसे पहले दिया हुआ है धारवार क्रम की चट्टान का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, बिल्कुल सही है। दूसरा है क्या, तृतीयक शैलों का विस्तार चंपारण जिले में है, बिल्कुल सही, तृतीयक शैलों का विस्तार चंपारण जिले में है। चौथा क्या दिया हुआ है, विंध्य क्रम की चट्टाने का विस्तार बिहार में नहीं है, ऐसा नहीं है, विंध्य क्रम की चट्टान की विस्तार बिहार में भी है। ठीक है, यह रोहतास कैमूर एरिया में पड़ता है, तो ये कथन जो है असत्य है। 3 नंबर। उसके बाद देख लेते हैं बिहार में मैदानी क्षेत्र में चतुर्थक चट्टान पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें देखते हैं कौन सा कथन सत्य है, तो 1, 2 और 4 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं 108वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार के निम्नलिखित जिला का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम क्या है? तो यह सही क्रम जो है, फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्रम के अनुसार देखिए तो ये है सिवान, किशनगंज और मधेपुरा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, 109वां नंबर क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं गोपालगंज में, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 110वां नंबर क्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत बिहार राज्य में थे? भारत की जनसंख्या का 8% जो है बिहार राज्य में निवास करती है, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 111वां नंबर क्या क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार कर लेते हैं एक बार। क्या है, DSIB का अर्थ क्या है, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, DSIB बैंक की विफलता का व्यापक आर्थिक प्रभाव हो सकता है, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा क्या है, DSIB घोषित बैंकों के अतिरिक्त पूंजी और विनियामक दायित्वों की छूट दी जाती है, बिल्कुल गलत है। तो इसमें सही विकल्प चुनना था, तो 1 और 2 सही विकल्प है, तीसरा सही विकल्प नहीं है। चौथा उसके बाद देख लेते हैं क्या है, 112वां नंबर क्वेश्चन क्या है, नो योर मेडिसिन KYM ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो नो योर मेडिसिन ऐप जो है लॉन्च किया गया है, यह खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा, तो ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इसका सही। अगला देख लेते हैं, दिल्ली मेट्रो द्वारा शुरू की गई सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिल्ली मेट्रो क्या क्या सेवा शुरू किए हैं, देखते हैं क्या है। उसका शेरियार्ड सेवा केवल महिलाओं के लिए और महिला चालकों द्वारा संचालित की जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, राइडर सेवा सभी मेट्रो यात्रियों के लिए उपलब्ध, चाहे वे महिला हो या पुरुष, सबके लिए है, बिल्कुल सही है। इसमें से दोनों कथन सही है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं क्या कथन है। क्या है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारत की पहली लंबी दूरी हाइपरसोनिक स्वदेशी मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है, बिल्कुल सही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक स्वदेशी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो एक पहला जो है वह कथन सत्य है, सही है। दूसरा क्या है, यह 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पेलोड ले जाने हेतु ज्वाइन किया है, तो नहीं 2000 नहीं, यहाँ 1500 जरूर याद रखिएगा। तो दूसरा ऑप्शन जो है, यह दूसरा कथन गलत है। तीसरा क्या है, यह क्रूज एवं बैलिस्टिक दोनों मिसाइल की फीचर से लैस है, बिल्कुल सही है। तो इसमें कहता है कौन सा कथन सत्य है, 1 और 3 सत्य होगा, दूसरा कथन सत्य नहीं होगा, सी इसका हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या, भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को के पेटेंट कराने वाला संस्थान कौन सा है? तो भारत में
मशरूम से पनीर बनाने वाले तकनीक को पेटेंट कराने वाले जो पहला संस्थान है वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा। ये हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है, प्रसार भारती ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो प्रसार भारती ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम से वेब्स। ये हो जाएगा सी इसका उत्तर। अगला 117वां नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं क्या है, सिलोफर पंचामृत कलश महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के पारंपरिक धातु शिल्पकला का उदाहरण है। बिल्कुल सही है। एक बार ध्यान से फिर सुनिए क्या है, सिलोफर पंचामृत कलश क्या है, सिलोफर पंचामृत कलश महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की पारंपरिक धातु शिल्पकला का उदाहरण है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को उपहार दिया। बिल्कुल नहीं, यह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को नहीं, नाइजीरिया को राष्ट्रपति को उपहार में दिया था। तो ये गलत हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। तो केवल एक इसका सही है, सही विकल्प में तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 118वां नंबर। तो 118वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट जो स्थापित किया जाएगा यह किया जाएगा जमशेदपुर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए देखते हैं 119वां नंबर क्वेश्चन। 119वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बोस्टन कास्टिंग क्या है, कंसल्टिंग, सॉरी फिर से सुनिए क्या है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बीसीजी के रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के रिपोर्ट के अनुसार जो कथन है देख लेते हैं क्या, भारत विश्व भर में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, शोध प्रकाशनों की संख्या के आधार पर भारत चौथे नंबर पे है। नहीं, शोध प्रकाशनों की संख्या के आधार पर भारत जो है वह तीसरे नंबर पर है, तीसरे स्थान पर है। तो इसका दूसरा कथन गलत होगा, पहला कथन सही है। तो इसमें देखते हैं केवल एक कथन सही है। ठीक, कथन एक ए हो जाएगा ऑप्शन। अगला देख लेते हैं 120वां नंबर क्या है, भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल कौन सा बना जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किया है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, भारत का पहला ऐसा डाक सर्कल कौन सा बना जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किया है? तो यह बिहार सर्कल, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 121वां नंबर क्या है, सनफ्लावर्स वेर द फर्स्ट वंस टू नो। क्या है, सनफ्लावर्स वेर द फर्स्ट वंस टू नो किस भाषा की लघु फिल्म है जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो यह कन्नड़ भाषा की फिल्म है जिसके हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। फिल्म का नाम याद रखिए क्या है, सनफ्लावर्स वेर द फर्स्ट वंस टू नो। अगला देख लेते हैं 122वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं क्या है, हैशटैग अब कोई बचना नहीं अभियान। क्या है, हैशटैग अब कोई बचना नहीं अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक साझेदारी है। बिल्कुल सही है। अगला क्या है, यह अभियान विश्व बैंक के समर्थन में चलाया जा रहा है। बिल्कुल गलत है, यह विश्व बैंक के समर्थन में नहीं चलाया जा रहा है। यह अभियान संयुक्त राष्ट्र महिला के समर्थन से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं ग्रामीण मंत्रालय के बीच सहयोगात्मक प्रयास है। ये हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तो केवल एक सही है, ए इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 123वां नंबर क्या है, हाल ही में ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो हाल ही में ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष जो बनी है यह बनी है केमी बेरेनाच। ये हो जाएगा केमी बेरेनाच, ये सी इसका उत्तर हो जाएगा। 124वां नंबर देख लेते हैं, हाल ही में इंडोनेशिया के किन दो ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया के जो दो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है वह है माउंट मेरापी और माउंट लियोतोबी लाकी लाकी। याद रखिएगा क्या है, जो इंडोनेशिया के दो ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हुआ है वो कौन है, माउंट मेरापी है और माउंट लियोतोबी लाकी लाकी। ये बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 125वां नंबर क्या है, बिहार योद्धा पुरस्कार योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बिहार योद्धा पुरस्कार योजना का प्रमुख उद्देश्य है अवैध खनन की सूचना देने वालों को सम्मानित करना। ये भी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला 126वां नंबर देख लेते हैं क्या, दुनिया की सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी जो बने हैं वह है अनीश सरकार, सी इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 127वां नंबर क्वेश्चन। 127वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विवेक देवराय का निधन हो गया। किसका? विवेक देवराय का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं विवेक देवराय से रिलेटेड। विवेक देवराय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही है। क्या है, वह 2015 से 2019 तक नीति आयोग के
सदस्य रह चुके हैं, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2024 का जो खिताब जीता है, यह जीता है विक्टोरिया कजर थेल्विक, ये हो जाएगा सी इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं, 129वां नंबर क्या है? वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया? तो वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जो है यह प्रदान किया गया है सामंथा हार्वे को, ये हो जाएगा बी इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं, क्या द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, क्या है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है? ठीक है, जो प्रधानमंत्री मोदी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, यह गुयाना का है, द ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस अवार्ड। ठीक है, अगला देख लेते हैं, 131वां नंबर, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, क्या है? प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया? तो भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो जारी किया है, यह किया है गाजियाबाद नगर निगम, ये हो जाएगा बी इसका उत्तर। अगला 132वां नंबर देख लेते हैं, क्या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है यह इसमें प्रथम स्थान पर है, फिनलैंड दिया हुआ है, तो यहाँ ये फिनलैंड नहीं होगा, कौन होगा? नॉर्वे है प्रथम स्थान पे। ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पे नॉर्वे है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा दिया हुआ है, भारत का स्थान 161वां 180 देश में, ये भी गलत स्टेटमेंट है, 161वां नहीं है, कितना है? 151वां है भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। उसके बाद दिया हुआ है, अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पे है, नहीं, अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पे नहीं है, इरिट्रिया जो है ये सबसे निचले पायदान में है, तो इसमें सभी कथन जो है यह गलत दिया हुआ है। तो कहता है सत्य कथन का चयन करना है, तो इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं, 133वां नंबर क्या है? भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य जो है यह है मध्य प्रदेश, ये हो जाएगा ए इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं, 134वां नंबर क्या है? वर्ष 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है। तो वर्ष 2025 के बजट में भविष्य विभाग का स्थापना करने वाला जो पहला राज्य है यह है हरियाणा, इसका डी उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 135वां नंबर क्वेश्चन। 135वां नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स देख लेते हैं, इससे रिलेटेड इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के धोगला बीच पर एक समापन द्वीप से एनएस खुकड़ी मेमोरियल में आयोजित किया गया था। फिर से सुनिएगा, बिल्कुल सही है ये। क्या है? इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के धोगला बीच एवं समापन द्वीप के आईएनएस खुकड़ी मेमोरियल में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया बीच गेम्स बिल्कुल सही है। दूसरा क्या, इसका शुभंकर जो था पर्ल डॉल्फिन थी, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद दिया हुआ है तीसरा में क्या, 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष स्थान पे था। बिल्कुल नहीं, हरियाणा नहीं था, 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य के साथ जो था मणिपुर शीर्ष स्थान पे था, ये होगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन गलत है, मणिपुर शीर्ष स्थान पे था, ये याद रखिएगा खेलो इंडिया बीच गेम्स का। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 ये सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं 136वां नंबर क्या है? 136वां नंबर, किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की? तो कौन से देश है दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? तो यह है भूटान, ये हो जाएगा इसका उत्तर बी। अगला देखते हैं 137वां नंबर क्या है? 42वां राष्ट्रीय सीनियर रोइंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो 42वां राष्ट्रीय सीनियर रोइंग चैंपियनशिप 2025 जो आयोजित किया गया, यह आयोजित किया गया भोपाल मध्य प्रदेश में, ये हो जाएगा बी इसका उत्तर। अगला 138वां नंबर देख लेते हैं क्या है? 2024-25 के बजट में घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य क्या था? तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य था 500 कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना, ये बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 139वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? व्यक्तित्व अधिकार पर्सनैलिटी राइट्स का मुख्य उद्देश्य है। तो व्यक्तित्व अधिकार पर्सनैलिटी राइट्स का जो मुख्य उद्देश्य है, तो यह है व्यक्ति की पहचान के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करना। क्या है? व्यक्ति की पहचान के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रण करना है व्यक्तित्व अधिकार या पर्सनैलिटी राइट्स का मुख्य उद्देश्य, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 140वां नंबर क्वेश्चन। 140वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्रुव नीति के संदर्भ में ध्रुव का पूर्ण रूप क्या है? तो ध्रुव नीति के संदर्भ में ध्रुव का पूर्ण रूप जो है वह डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड
क्या है, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस है। देखते हैं किसमें है, क्या है, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, यही होगा बी नंबर इसका उत्तर। आज के लिए इतना ही, और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।